This video will be covering about the civil disobedience movement, द फेज़ 1 1930 से 31 तक। तो इसमें बस इतना इंट्रोडक्शन जाने की ज़रूरत है आपको कि 1929 में लंदन में उस टाइम पे लेबर पार्टी फॉर्म कर लेती अपनी गवर्नमेंट। साथ में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने बना ली थी अपनी साइमन कमीशन की रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए, और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा इंडिया में। एक्ट ऑफ 1935 बनाने का प्रोसीजर चालू हो गया था। उसके 2 दिन बाद दिल्ली मैनिफेस्टो निकलता है, जहाँ पे इंडियन लीडर्स ये दरख्वास्त करते हैं कि आप ऐसे हमें रोड मैप बता दीजिए जैसे कि आप इंडिया में डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हैं। डोमिनियन स्टेटस का यहाँ पे मतलब आज़ादी से नहीं था, इसका मतलब था कि हमें कुछ सॉर्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑटोनॉमी दे दी जाए, पर जो हमारा हेड ऑफ स्टेट रहेगा वो हमारा मोनार्की ही रहेगा। पर क्या होता है, दिसंबर में इरविन रिजेक्ट कर देता है दिल्ली मैनिफेस्टो को। इसके बाद सारे लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और लाहौर सेशन होता है 1929 का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट होते हैं, जहाँ पे गांधी उनके साथ में होता है। यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि आप डोमिनियन स्टेटस नहीं दे रहे, मत दीजिए, हमें अब चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। उनका गोल ये बन जाता है। साथ साथ में मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर 1929 में उन्होंने नया ट्राइकलर जो था, यानी कि इंडिया का झंडा पहली बार होस्ट किया रावी रिवर के किनारे पे जवाहरलाल नेहरू ने, और पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन बना दिया इन्होंने 1930 में। ठीक है, पब्लिक मीटिंग रखी इन्होंने, काफ़ी सारे सेशन कंडक्ट करवाए सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग कि अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम सिविल डिसोबीडियंस, जो भी इनके लेजिस्लेशन है, रूल्स है, अब इनको ब्रेक करने वाले हैं हम। इसके चक्कर में गांधी ने अपने 11 डिमांड्स पुट अप की थी गवर्नमेंट के सामने कि अगर आप इन्हें मान लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो यू हैव टू वेट एंड वॉच द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो क्या डिमांड थी? कुछ प्रोमिनेंट डिमांड देख सकते हैं कि सॉल्ट टैक्स लगाया जा रहा था, उसको बंद किया जाए, उसकी मोनोपोली को कम किया जाए जो सिर्फ गवर्नमेंट बेच सकती है, बना सकती है। इंटॉक्सिकेंट्स का प्रोहिबिशन हो जाए इंडिया में, दारू बिकनी बंद हो जाए। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसमें आर्म्स एक्ट में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें बाहर निकालना चाहिए। जो हमारा प्रॉफिट है एक्सपोर्ट का, उसके तुलना में इंडिया में काफ़ी घाटा देखने को मिल रहा है। मतलब कि इंडिया से रुपीज़ की जो ताकत है वो काफ़ी डिटोरिएट हो गई है इस टाइम पे। और एक्सेप्टेंस करने के लिए पोस्टल रिजर्वेशन बिल को, साथ में टेक्सटाइल प्रोटेक्शन की भी बात करता है, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था चीज़ों का, कॉटन का, तो जिसकी वजह से बाहर से उन्हें टेक्सटाइल अच्छे से मिल रहा था, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए बात करनी चालू करी। कोस्टल शिपिंग, रिजर्व फॉर इंडियंस, क्योंकि अब तक सिर्फ वो जो फॉरेनर्स आते थे यूरोपियंस, उनको तवज्जो दी जाती थी, अब वो चाह रहे थे कि इंडियन शिपिंग को भी थोड़ा असिस्टेंस मिले। लैंड रेवेन्यू चाहते थे वो लोग, साथ में ऐसी ही डिमांड कर रहे थे, पर इसके खिलाफ उन्हें कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस दिखा नहीं गवर्नमेंट के साथ में। तो उन्होंने कॉल कर दिया फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। गांधी विद फुल पावर टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इन्होंने इसकी शुरुआत करी डांडी मार्च, जिसे हम सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को एक साथ लाके खड़ा कर देती है, अगर ये तोड़ दिया तो ये एक मैसेज जाएगा कि सारी यूनिटी एक साथ है, लोग इसके खिलाफ खड़े होना चालू हो जाएंगे। यूनिवर्सल ग्रीवेंसेस ऑफ द रूलर था, ये पुअर था, ये कॉमन था सबके लिए, इसकी मोनोपोली हटाना ज़रूरी था। तो 2 मार्च 1930 को इन्होंने अपना प्लान बता दिया, पहले ही बता दिया कि हम सॉल्ट लॉ जो है तोड़ने वाले हैं, जो कि साबरमती से लेकर के हम चलकर जाएंगे 240 माइल्स तक, ताकि हम ये सॉल्ट लॉ तोड़ सकें बाय कलेक्टिंग इट। द सिविल डिसोबीडियंस ऑफ द सॉल्ट लॉ शुड बी स्टार्टेड, इसमें सत्य और अहिंसा रहनी चाहिए, यानी कि नॉन वायलेंस के साथ साथ ट्रूथफुलनेस रहनी चाहिए। दांडी मार्च फाइनली स्टार्ट होता है 12 मार्च को हमारा, जो कि कवर करता है हमारा नेशनल और इंटरनेशनल प्रेस में, काफ़ी सारी बातें करी जाती हैं इसके बारे में। थाउजेंड्स लोगों ने इसे ज्वाइन किया, हर जगह पे मीटिंग हुई, बहुत जगह पे मीटिंग हुई इसे ज्वाइन करने के लिए। फाइनली 6 अप्रैल को जाकर के वो दांडी, एक जगह का नाम है, वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके उन्होंने सॉल्ट उठाया और वहाँ जाके सॉल्ट लॉ टूट गया, क्योंकि उस टाइम पे लॉ था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जाके सॉल्ट सीधा उठा लेता है तो ये वॉयलेशन ऑफ लॉ है। सिर्फ सरकार उस लॉ को, उस सॉल्ट को प्रोसेस करके बेच सकती है, उसके पास मोनोपोली थी। अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस कर दिया सॉल्ट उठा के गांधी जी ने, अब इसको देख करके देश के अलग अलग जगहों में भी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होना चालू हो गया।
जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे तंजावुर कोस्ट यानी कि साउथ में ब्रेक किया गया सॉल्ट लॉ, मालाबार कोस्ट में कांग्रेस के लीडर ने ये ब्रेक किया सॉल्ट लॉ, नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए। ह्यूज नंबर में डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे, लोग सड़कों पे निकलने लगे सिविल डिसोबीडियंस करने के लिए। ओडिशा में भी हमें यह चीज़ देखने को मिली। इसके चक्कर में गांधी करते हैं रेड, धारसाना सॉल्ट वर्कर जो कि हमारे ईस्ट कोस्ट पे पड़ता है, वहाँ पे गांधी जी रेड मारने के लिए गए कि यहाँ कंडीशंस कैसी है। वहाँ पे मैसिव प्रोटेस्ट करते हैं। साथ में अदर पार्ट्स ऑफ दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, सोलनपुर, इन जगह पर भी हो ही रहा था। लोगों ने आवाज़ उठानी चालू करी रेवत वाली सिस्टम के लिए, क्योंकि उनको रेवेन्यू के पैसे नहीं मिल रहे थे, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा था। चौकीदारी टैक्स की वजह से लोग काफ़ी परेशान थे, लोग इसके खिलाफ थे, लोग ज़मींदारी के केस के खिलाफ थे। साथ में सेंट्रल प्रोविंस में वॉर, जो फॉरेस्ट में जाना मना था लोगों का, लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए। साथ में ही जब इनका अनफिनिश्ड टास्क था धरसरन सॉल्ट वर्क में, जहाँ पे जाके रेड मारना चाहते थे, वो उनका काम अधूरा रह गया था क्योंकि गांधी को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था। वो कंप्लीट करती हैं सरोजनी नायडू और सबसे छोटे बेटे गांधी के साथ में इन्होंने जाके पूरा मुआयना लिया और रेड मारी वहाँ पे। ये सारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, ये हमारा अनाम हुआ, पीसफुली हुआ। लाठी चार्ज फिर भी इनके ऊपर किया गया था, जहाँ पे 2 लोग किल हो गए थे और 320 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। बस सत्याग्रही ने नॉन वायलेंट और सत्याग्रह का सहारा नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। ये मास पार्टिसिपेशन बहुत एक्सटेंट तक था, सबसे ज़्यादा वुमेंस ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। स्टूडेंट्स और यूथ का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी अच्छा था। सेंट्रल प्रोविंस, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ट्राइबल एरिया, हर जगह पे देखने को मिला। ये हमारा मास मूवमेंट था। वर्कर के साथ साथ बॉम्बे के, कलकत्ता, सोलनपुर, मद्रास, हर लोगों ने इन्हें ज्वाइन किया। लोगों ने, जैसे कि मर्चेंट क्लास थी, ट्रेडर क्लास थी, कमर्शियल बॉडीज़ थी, उन्होंने एक्टिवली बॉयकॉट किया इन्हें। तमिलनाडु, पंजाब, कोई भी एरिया पीछे नहीं रहा था। पीजेंट ने भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया बिहार और गुजरात जैसे एरियाज़ में, पर इसमें मुस्लिम पार्टिसिपेशन हमें देखने को कम मिला था। गवर्नमेंट ने इसको रिप्रेस करने के लिए हर संभव कोशिश करी, पर कुछ पार्ट्स ऑफ मुस्लिम एरियाज़ में ये सक्सेसफुल रहा था। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है पाकिस्तान के अंदर आता है, वहाँ के अब्दुल गफ़र खान जो हैं, उन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी गांधी से काफ़ी मिलती जुलती थी। इन्होंने काफ़ी अच्छे मात्रा में पार्टिसिपेशन किया था। जो मिडिल क्लास मुस्लिम्स थे इन एरियाज़ के, उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया था। साथ में डेक्का में जो शॉपकीपर्स थे, लोअर क्लास पीपल थे, अपर क्लास पीपल, वुमेन, सब ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। कहने का मतलब ये है कि ये एक मूवमेंट नहीं, ये एक मास मूवमेंट बन चुका था उस टाइम तक। वीमिंग कम्युनिटी जो दिल्ली, लखनऊ, बिहार में थी, सब ने पार्टिसिपेशन किया था इस अंदर। गवर्नमेंट का जो एफर्ट था इसको तोड़ना चाहती थी, इसको कम्प्लीटली पजल आउट करना चाहती थी। उसलिए इन्होंने रिप्रेशन बिगन किया, इनको दबाना चालू किया। प्रेस की फ्रीडम को बंद कर दिया, बैन कर दिए सारे ऑर्गेनाइजेशन, लाठीचार्ज चलाने चालू कर दिए, सबके ऊपर फायरिंग कर दी। कांग्रेस और गांधी को सबको इम्प्रिजन कर दिया उस टाइम पे। ऑर्डिनेंस लगा दिए सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर कि कोई अब आज़ादी नहीं है आपके लिए, जितनी थी वो भी नहीं रहेगी। साथ में जुलाई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है। लॉर्ड इरविन सजेस्ट अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रख दी, पर गांधी इस टाइम पे अंदर ही थे तो वो इस वाली में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने बताया कि गांधी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू इस मीटिंग में गए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि आपको पता होगा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। अदर सेक्शन ऑफ नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन नहीं लिया था। उन्होंने मना कर दिया था कि नो आईएनसी मतलब कि नो सक्सेस, हम बात ही नहीं करेंगे। सारी पार्टीज़ ने जाना मना कर दिया था। तो ब्रिटिश को रियलाइजेशन होता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस इज़ वेरी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बिना ये डिस्कशन हो ही नहीं सकता कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडिया के अंदर। तो क्या होता है, 25 जनवरी 1930 को गांधी और जो अदर लीडर्स होते हैं उन सबको रिलीज़ कर दिया जाता है विदाउट एनी कंडीशन, है ना, और उनको फ्री कर दिया जाता है, जेल से निकाल दिया जाता है। और फिर इसके बाद साइन होता है हमारा गांधी इरविन पैक्ट, जो 5 मार्च 1931 को किया गया था, जब गांधी और वायसराय उस टाइम का इरविन दोनों ने मिलकर के बातचीत करी 2 हफ्ते से ज़्यादा और साइन किया एक पैक्ट। एक्चुअली में एक पैक्ट था, क्या पैक्ट कहता था कि सारे प्रिजनर्स जो कि नॉन वायलेंट तरीके से अपनी लड़ाई कर रहे थे उन सभी को छोड़ा जाए। जो फाइन्स टू बी लेफ्ट अनकलेक्टेड, जो फाइन्स उनके ऊपर लगा दिए गए थे उनको ना कलेक्ट किया जाए। जो प्रॉपर्टी सीज कर ली गई है रिवोल्ट करने वाले लोगों की, वापस कर दी जाए। जो ट्रीटमेंट है टू रिज़ाइन गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उनको थोड़ा लीनियंट वे में हैंडल किया जाए।
जो हमारा सॉल्ट है कोस्टल विलेजेस में, उनको एक पर्सनल कंजप्शन के लिए तो कम से कम अलाउ करो, पूरे इंडिया के लिए नहीं कर रहे, कम से कम उनको तो पैसा ना देना पड़े एक्स्ट्रा, इतना करो आप। कांग्रेस अग्री कर जाती है कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, और एग्री करती हैं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो पार्टिसिपेशन भी लेंगे। साथ में अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, आज़ादी या स्वराज हमें यहाँ पे नहीं मिल पाया, पर फिर भी इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा था। हम उस इम्पैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 90,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जेल हो गई थी, जो कि 3 गुना ज़्यादा लोग हैं जिन्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जेल किया गया था। फॉरेन क्लोथ जो हमारा हाफ हो चुका था ऑलरेडी इम्पोर्ट होना इंडिया के अंदर, इनकम एंड लैंड और इनकम दोनों बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई थी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नेशनलिज्म की आग सबके अंदर अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। मास पार्टिसिपेशन में अब हर कम्युनिटी, हर जेंडर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। इसने गांधी की जो टेक्निक थी सत्याग्रह की, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दी थी, स्ट्रेंथन कर दी थी। वर्ल्ड ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स होने लगे थे कांग्रेस के अंदर, जहाँ पे लोग मास पार्टिसिपेशन कर रहे थे, मास ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे विदाउट एनी खून खराबा। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, जहाँ पे गांधी ने पार्टिसिपेशन किया था। वो लंदन गए थे इसके लिए। गांधी को सोल रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा था यहाँ से कांग्रेस ने अपना। प्रिंसली स्टेट से भी काफ़ी सारे लोग आए थे जो कि हिंदू मुस्लिम ग्रुप्स के थे, काफ़ी जगह से रिप्रेजेंट कर रहे थे अलग अलग जगहों को, लीडर्स को। मुस्लिम में ये लोग थे, हिंदू में ये लोग थे, लिबरल पार्टी से ये लोग आए हुए थे यहाँ पे। डिप्रेस क्लास को भी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी इन लोग को यहाँ भेजा हुआ था। नाम आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। पार्टिसिपेशन हमें यहाँ हर जगह से मिलता है। लीडर्स जो थे हर जगह से यहाँ पे प्रेजेंट थे, ज़मींदार, प्रिंस, रिप्रेजेंटेटिव, कम्युनिस्ट, लॉयलिस्ट, हर कोई इस वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट था। पर फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लेम करती है दैट कांग्रेस डिड नॉट रिप्रेजेंट द ऑल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी सारे लोग प्रेजेंट नहीं थे। वो इन्हें लॉयर्स की जमात कहते थे या फिर इन्हें हिंदू की पार्टी कहते थे। इसके बाद गांधी डिमांड रखता है अपनी कि देयर शुड बी अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। साथ में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश करनी है सेंटर एंड प्रोविंस लेवल के ऊपर। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के जो कॉन्सेप्ट थे डिप्रेस क्लास के लिए और मुस्लिम्स के लिए, वो हटा दिए जाने चाहिए। उस डिप्रेस क्लास इसीलिए क्योंकि वो हिंदूज के अंडर आ जाते हैं। बात तो इनकी मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए भी थी, पर वो इतनी एविडेंट नहीं थी उस टाइम पे। लैक ऑफ अग्रीमेंट अमंग लीडर्स था वहाँ पे, लोगों के बीच में ही मत नहीं मिल रहे थे, लीडर्स के बीच में ही नहीं मिल रहे थे। पर जो इंडिया की आज़ादी की डिमांड थी उसे कहीं ना कहीं लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। तो दिसंबर 28 को 1931 को रिटर्न आते हैं इंडिया में वापस। नेक्स्ट डे क्या करते हैं, कांग्रेस वर्कर कमेटी डिसाइड करती है अपना सिविल डिसोबीडियंस दोबारा से रिज्यूम करने के लिए, क्योंकि जिस काम के लिए वहाँ गए थे वो इनकी बातें मानी नहीं गई, वो इनको ऐसे ही लेट गो कर दिया गया। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकेंड फेज, क्योंकि रिजल्ट कुछ रहा नहीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हमारी। इसकी अब हम आते हैं सेकंड डिसोबीडियंस मूवमेंट पे, क्योंकि जैसे आपने देखा कि अभी जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसका कोई हल नहीं निकल पाया था, वो कैंसिल हो चुकी थी। तो हमने इंडिया में दोबारा से रीस्टार्ट किया अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इरविन को रिप्लेस करके वेलिंगटन आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं इंडियन के खिलाफ में। उसने सारी लिबर्टी बंद कर दी, गांधी को जेल में कर दिया, और साथ में सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको अंदर कर दिया, सारी लिबर्टीज़ अबॉलिश कर दी। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लिया, लैंड अपने कब्जे में ले लिए इन्होंने। थ्रू द मासेस वर अनप्रिपेयर्ड दिस टाइम द रिस्पॉन्स वॉज मैसिव। इस बार जब सारे लोग, उनको कुछ पता ही नहीं था करना क्या है, और उनके ऊपर अचानक से हमला हो गया तो लोगों को पता ही नहीं था, उन सबको बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस करनी पड़ी। पहले 4 महीनों के अंदर अंदर 80,000 सत्याग्रहीज को जेल कर दिया गया, जो कि मोस्टली अर्बन या रूरल पुअर लोग थे। पुअर लोग को यहाँ पे ज़्यादा किया गया था। ऑल दो वहाँ पे नॉन वायलेंट मूवमेंट ही चल रहे थे, पर फिर भी कांग्रेस को इलीगल करार कर दिया गया। उनके जो फंड्स कर रहे थे वो सारे सीज कर लिए गए। गांधी का आश्रम बंद करवा दिया, लाठी चार्ज करवाते थे सत्याग्रहीज के ऊपर और फाइन लेते थे उनसे। उनको जो जेल में रखा जाता था वो भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, इनह्यूमन तरीके से वहाँ उनको रखा जाता था, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, उनके ट्रायल्स होने नहीं वाले थे।
और इनके जो कंडीशंस थी बहुत ज़्यादा डिटोरिएटिंग थी। ऑल दो गांधी को अलग प्रिजन में रखा हुआ था क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिगर बन चुके थे उस टाइम तक। और देखते देखते कुछ टाइम के अंदर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड फेज जो है उसको धाराशाही कर दिया जाता है। अप्रैल 1934 में डिसाइड टू विदड्रॉ दिस मूवमेंट बाय गांधी, और गांधी इसको वापस ले लेता है और सेकंड फेज भी इस तरीके से बिना किसी रिजल्ट के बंद हो जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दो फेज थे, बीच में बस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ गई थी जिसकी वजह से सेकंड फेज बना। फर्स्ट फेज में बहुत मास पार्टिसिपेशन था पर सेकंड फेज में वो होने ही नहीं दिया क्योंकि वायसराय चेंज हो गया था। तो उसकी इतनी रिग्रेसिव पॉलिसीज़ थी कि उसने स्टार्ट होने से पहले ही उसका गला घोट के उसको मार दिया। इस तरीके से हमने देख लिया कि 1930s में गांधी के जो मूवमेंट थे उनमें क्या रहा। आगे वाले हम देखेंगे कि गांधी के अगले मूवमेंट में क्या होता है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।